हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर अकेडमी। यूथ पावर अकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। आज 12 जून है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप हमसे कनेक्ट होइए। सबसे पहले अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का अभी एक डिसीजन आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो होम मेकर्स होती हैं इनको रिकॉग्नाइज करना होगा एज नेशन बिल्डर्स। मतलब उनका कहना है कि राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अगर जो हाउस वाइफ होती हैं उनको भी उन्होंने कहा कि उनका जो डोमेस्टिक वर्क होता है वो अनपेड जरूर होता है, और लेकिन उसकी वजह से जो है वो उनको किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर मोनेटाइज किया जाए जो होम मेकर्स है उनके वर्क को, तो मिनिमम 30,000 पर मंथ जो है वो कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोवाइड करना होगा। ये एक्चुअली एक केस था। इसमें एक डिसीजन आया था, मतलब एक मोटर एक्सीडेंट हुआ था पंजाब में। तो वहां एक महिला थी, उनका नाम था रेशमा। तो वो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई नवंबर 2001 में। और उसके बाद जो उनके हस्बैंड और उनके 3 बच्चे थे, तो उन्होंने अप्रोच किया मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल को। तो इन्होंने कंपनसेशन अवार्ड किया। बट बाद में फिर इसको जब बढ़ाने के लिए कहा तो इसको जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में गए। तो इन्होंने कॉम्पनसेशन को बढ़ा के 8.4 लाख किया, इसमें 7.5% का इंटरेस्ट था। फिर अभी डिवीजन बेंच थी, ये जस्टिस संजय कैरोल और जस्टिस एन के सिंह की। उन्होंने कहा कि मतलब सिर्फ घर के में ही नहीं इनका योगदान रहता है, ये बाकी चीजों में भी, मतलब एक नेशन तो बिल्ड करती हैं, एक पूरा इमोशनल सेटअप होता है घर का। तो अगर उनको अगर देखा जाए तो जिस महिला की मृत्यु हुई उसकी मृत्यु की वजह से घर पे एक बर्डन आया। साथ ही साथ जैसे कि उनके नहीं रहने पे घर के जो वर्क होते हैं वो सारे उसमें प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से जो है वो उनको कॉम्पनसेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए। इसी मतलब इसमें पूरा आया है कि मतलब काफी कंट्रीब्यूट करती है हाउसवाइफ ग्रोथ में। और उसमें न सिर्फ नेशन, क्योंकि वो एक मदर होती हैं, एक केयर गिवर होती हैं, तो वो अपने बच्चों का पूरा एक ह्यूमन ग्रोथ में भी जो है वो उनका काफी जो है वो योगदान रहता है उनका पूरा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर डोमेस्टिक केयर का लॉस होता है तो वो एक एडिशनल ग्राउंड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी डैमेजेस को जो है उनको प्रोवाइड करना होगा। मतलब ये है कि मतलब कॉम्पनसेशन जो है वो इसीलिए उन्होंने इनको पूरा कहा कि आपको और ज्यादा देना होगा। और अगर हम कॉम्पनसेशन की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है। ये कहता है कि अगर किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है तो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो है ट्राइब्यूनल्स होते हैं, स्टैब्लिश है अंडर सेक्शन 165 का के तहत, जो कि इसको जो है वो क्लेम वगैरह को पूरा हैंडल करने का काम करते हैं। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इसमें कहा था कि जो होम मेकर्स हैं उनकी भी अगर डेथ होती है तो एक राइट टू डिग्निफाइड कॉम्पनसेशन है। मतलब अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो भैया एक पूरा लॉस है, तो इस वजह से जो है वो जरूरी है कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। और ये जो 30,000 का क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है, ये एक मिनिमम बेंचमार्क है, जो कि मिनिमम वेज है स्किल लेबर के लिए बहुत सारे स्टेट्स में। कि मतलब इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि होम मेकर्स का जो रोल होता है वो बहुत बिग होता है। चाइल्ड केयर, कुकिंग, क्लीनिंग, सब चीज में, साथ ही साथ एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक मेजर जो है वो जजमेंट माना जा रहा है। तो उसको एज ए सोसाइटी में भी अगर इसको देखा जाए तो काफी इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो होंगे। फिर अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो डेटा आया है, ये 6 सर्वे हुआ था। तो उसमें आया था कि जो नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये 2 है, 2.0 चिल्ड्रन पर वुमेन, जो कि बिलो है रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है कि 2.1। और इसमें इसमें सर्वे में कहा गया है कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं उसका जो एक्सेस है वो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है इसमें जो है वो कमी हुई है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट बढ़ा है, 67.7% था जो फिफ्थ सर्वे था उसके अकॉर्डिंग, अभी बढ़ के 69.1% हुआ है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है इसका जो बर्डन है वो अभी भी ज्यादातर जो है वो फीमेल्स पे है।
और इसमें इन्होंने कहा कि जैसे कि स्टरलाइजेशन होता है, मेल्स में वेसेक्टॉमी होती है, जिसके जो है वो कंसीव ना हो। लेकिन अभी काफी सारे जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं, जिसके कारण से जो मेल हैं वो नहीं आते हैं, आगे आते हैं, और वो एक एक्टिव रोल नहीं प्ले प्ले करते हैं फैमिली प्लानिंग। इस पे भी इसमें बताया गया कि इस वजह से जो महिलाएं हैं उन पे काफी बर्डन है। वेसेक्टॉमी या मेल स्टरलाइजेशन को काफी सेव माना जाता है, और इसमें जो है वो अभी भी जो है वो काफी बहुत 0.5% जो है वो है, जो कि पहले जो है वो 0.3% था, तो इसमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। तो इतने सारे प्रोविजंस हैं, इनके बावजूद जो महिलाएं हैं उन्हीं पे ज्यादा सर जो भी जिम्मेदारी है वो फैमिली प्लानिंग की वो आ जाती है। और जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेसेक्टॉमी काफी सिंपल प्रोसीजर है, सेफ होता है, और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बट इसके बावजूद जो है वो मेल जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका जो एक्सेप्टेंस है ये काफी लो है, पर्टिकुलरली इंडिया में। और तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो इसको कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इनके साथ मिलके ये नोडल एजेंसी है। और इसमें अभी जो नया डेटा आया है, इसमें 25 और अगली 26 में पूरा जो है डेटा को कलेक्ट किया गया, और उसके बाद जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल के आई है। और जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये इसमें लगातार जो है वो डिक्रीज हो रहा है। 92 93 की बात करें तो 3.4 था, फिर 1920 में 2.0 था, और तब से वो स्टेबल बना हुआ है। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ये जो होता है 2.1 होता है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि ऐसा फर्टिलिटी जिसमें कि जो पॉपुलेशन जितनी एक जनरेशन जाए तो उतनी जनरेशन आए, तो इसकी वजह से कम नहीं होती है पॉपुलेशन, और उसकी वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनपे जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो इतना ही है। अब इंडिया में भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग ये 2.0 है फिलहाल। फिर इस डेटा में ये भी बताया गया है कि जो अभी करेंटली जो मैरिड वुमेन है, जिनका एज 15 to 49 है, इसमें काफी जो है वो भी चैलेंजेस हैं। और अर्ली मैरिजेस अभी भी हो रही हैं। 20.1% जो महिलाएं हैं उनकी जो शादी है वो 20 to 24 में जो है वो हो रही है, या बिफोर 18 जो है वो 23.3% है रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, अभी भी अर्ली मैरिजेस जो है वो होती हैं। और तो ये भी एक तरह से सेटबैक होता है, क्योंकि अर्ली मैरिज होती है, फिर अर्ली चाइल्ड होता है, उसकी वजह से काफी जो है वो बर्डन होता है, और वो फीमेल्स पे जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर हम देखें तो अर्ली एज इंफॉर्मेशन कम, नॉलेज कम रहता है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस कम रहता है, इसकी वजह से मैटरनल रिस्क ज्यादा रहता है, चाइल्ड हेल्थ पे जो है वो काफी रिस्क होता है। और इसमें डेटा में बताया गया कि 6.7% जो वुमेन है, ये 15 to 19 ईयर्स की एज में ऑलरेडी या तो मदर्स हैं या तो प्रेग्नेंट हैं। तो एक हमारा एक टारगेट है कि अर्ली मैरिजेस को हमें कम करना है, जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक है। और जैसा अभी ऊपर जो बताया था इंफॉर्मेशन कि जैसे वेसेक्टॉमी कम है, तो फीमेल स्टरलाइजेशन ही डोमिनेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है। नेशनली अगर बात करें तो ये 36.5% है, रूरल एरियाज में 38.1% है। मेल स्टरलाइजेशन अभी भी नेग्लिजिबल है, 0.5% है। तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर एम्पावरमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये कम कर। ठीक है। और ये जो सर्वे का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग फीमेल स्टरलाइजेशन में जो है वो डिक्लाइन हुआ है, अगर 5 वाले से कंपेयर किया जाए। उस टाइम पे 37.9% था, और अभी 36.5% हुआ है। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है, ठीक है, इसमें जो है इनके जो यूज है इसमें अभी इंक्रीज हुआ है, 10.3 से 16.4% हुआ है। और मॉडर्न रिवर्सिबल मेथड्स इसमें कमी आई है।
ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि लेस मेडिकली सपोर्टेड मेथड्स को अडॉप्ट कर रही हैं फीमेल्स, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो आगे चल के और हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काफी मतलब हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है। अक्सर जो है वो ट्रेजिडी हो जाती है। स्टरलाइजेशन कैंप्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, जिनकी जिनकी में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो है वो डेथ हो सकती है। तो इस हो जाती है, तो इसकी वजह से भी जो है वे इन सब में इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। तो मतलब एक पॉलिसी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे पहले अर्ली मैरिजेस को एड्रेस करना होगा। ठीक है। गर्ल्स को और जो है वो एजुकेशन को जो है वो बढ़ाना होगा। इसके अलावा परमानेंट मेथड जो है अनसस्टेनेबल परमानेंट मेथड्स इनसे जो है वो हटा के रिवर्सिबल साइंटिफिक कॉन्ट्रसेप्शन की तरफ जो है ऐसा बनाना होगा हेल्थ केयर सिस्टम को, लोग उसकी तरफ जो है वो मूव करें। साथ ही साथ जो है वो एक इस मतलब इससे क्या होगा कि जो एक बेहतर तरीके से चीजें होंगी, तो एक तो फीमेल पे बर्डन भी कम आएगा और डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं वो उस मतलब उस पे भी जो है वो इसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये सारा डेटा है। इसमें कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी 1952 में ही। ये फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम था जो कि ग्लोबली चलाया गया, जिसके तहत जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस किया गया। और उसके बाद जो है वो स्टरलाइजेशन पे काफी जो है वो फोकस किया गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर कनाडा ने एक यहाँ पे भी एक नया लेजिस्लेशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और अब वहां पे भी जो चिल्ड्रन है बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, उनको जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको जो है वो बंद किया जाएगा। वो नहीं जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं कंपनीज को, उनको अपने आप को डिक्लेयर करना होगा कि ये वो सेफ हैं। तो अब कनाडा भी जो है वो ऐसी कुछ कंट्रीज में आ गया है जहाँ पे सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए जो है वो बैन किया जा रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था, फिर ब्राजील ने, इंडोनेशिया ने, लंदन में भी प्रपोज किया गया है इसको, फ्रांस भी इस पे वर्क कर रहा है और कनाडा ने भी इस पे वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का यूजेस बढ़ने की वजह से ऐसा देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन पे काफी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज जो है वो ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर रही हैं। न सिर्फ मेंटल फिजिकल मतलब बाकी जो है वो काफी सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक ट्रेंड आ रहा है ग्लोबली कि कैसे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए या रेगुलेट किया जाए, ताकि जो माइनर्स हैं, जो किड्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर अभी केरला में एक डिजीज है शिगेलोसिस, इसका काफी केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं अभी। अभी जून में ही जो है वो मोर देन 34 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिजेलोसिस एक डिजीज है जिसमें कि जो है वो ये डायरिया होता है। डायरिया का एक तरह से सीवियर फॉर्म होता है। और इसमें जो इंटेस्टाइनल टिश्यू है उसमें बैक्टीरिया इन्वेट करता है, जिसकी वजह से काफी इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लडी और म्यूकॉइड स्टूल जो है वो निकलते हैं। हाई फीवर होता है, बहुत सीवियर जो है एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है। फूड या कांटेक्ट मतलब फूड ऐसा अगर आपने खाया हो या किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट हुआ हो इन्फेक्टेड सरफेस से, तो इसकी वजह से जो है ये डिजीज फैलती है। ये काफी इन्फेक्शियस डिजीज जो है ये होती है। केरला में इसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। जब भी मॉनसून क्लाइमेट आता है तो वहां पे जो भी वाटर कंटेमिनेशन रिस्क है ये काफी हो जाता है, और टाइम टू टाइम इसमें आउटब्रेक देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस हुआ। तो इसमें शिजेला स्पीशीज ये एक बैक्टीरियल ये डायरियल डिजीज है, और ये एस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसे एस डाइसेंट्री या इसके जो कई सारे स्पीशीज हैं, शिज़ेलोसिस, फ्लेक्सनेरी, शिज़ेलोसिस बॉयडियाई, इन सब से जो है ये मेनली होता है। 4 इसके जो है वो ग्रुप है कॉमन, जो कि इंडिया में और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें पाए जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक से होता है, जैसे कि सिप्रोफ्लैक्सिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इनसे। और चूंकि अभी एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफी बढ़ रहा है, तो ये ग्लोबल कंसर्न भी है।
और इसमें इसकी वजह से जो लो इनकम कंट्रीज हैं यहाँ पे काफी डेथ्स भी होती हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एक मेजर कॉज माना है और इस पे वर्क जो है वो चल रहा है। डिजीज का नाम, बैक्टीरिया का नाम, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जस्टिस के जी बालकृष्णन, ये एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो इन पे इनका जो एक कमीशन बना था और इस कमीशन को ये टास्क दिया गया था कि ये एग्जामिन करेगा जो भी इश्यूज हैं ऑफ ग्रांटिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू दलित कन्वर्ट्स। ये ऐसे लोग जो दलित से कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो क्या उनको दलित जो एससी स्टेटस है उसके तहत जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। और ये जो 3 मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, ये अक्टूबर 2022 में बना था और इस टाइम पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मतलब एक आया था। उसमें इन्होंने हियरिंग स्टार्ट की थी कि एससी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए फॉर दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। ये काफी लंबे समय से ये जो है वो पेंडिंग है, तो इसी के लिए कमीशन बनाया गया था। तो इनकी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और अभी आगे आने वाले टाइम में फिर जो है इसमें और चीजें जो है वो आएंगी। ठीक है, कमीशन का नाम जैसे ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी साउथ कोरिया, यहाँ पे लोनलीनेस का एक काफी इशू है, तो यहाँ पे एआई कंपेनियन जो है वो बनाया जा रहा है। और इसमें कहा गया है कि साउथ कोरिया में जैसे अकेलेपन की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है और काफी लंबे समय तक जो है वो लोग जो है वो लोनलीनेस की प्रॉब्लम से जो है वो ग्रसित रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी डेथ्स होती हैं वहां पे। तो इसको देखते हुए एक एआई कंपेनियन जो है वो वहाँ पे डेवलप किया गया है और उनका कहना है कि ऐसे लोग जो अलोन रहते हैं उनके लिए ये बेहतर तरीके से काम करेगा। मतलब अगर हम देखें तो जैसे कि फर्टिलिटी कम होगी, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ओल्ड एज पर्सन जो है वो अकेले अपने घरों में रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं और इनकी वजह से डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको देखते हुए जैसे वहां पे ये कि एआई बेस्ड एक कंपेनियन रहेगा और वो उनके साथ जो है वो बात करेगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि लोनलीनेस कैसे बढ़ रहा है। अगर हम ग्लोबल बात करें तो यूके में एक मिनिस्ट्री भी बनी है लोनलीनेस पे, क्योंकि वहां पे भी लोग काफी जो है वो इससे इफेक्टेड है। इंडिया में खैर उतना इफेक्ट नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे अभी भी एक अलग तरह का कल्चर है, तो यहाँ पे चीजें फिर भी जो है वो ठीक है। साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है बहुत कम है और यहाँ पे 0.72 चिल्ड्रन है पर वुमेन, 2023 का रिपोर्ट रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज को लेके आ रही है जैसे कि जो एल्डरली केयर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन हो गई है। और अगर जैसे यूथ यंग पीपल रहेंगे ही नहीं तो वो एल्डरली का टेक केयर कैसे करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को लेके आया गया है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में कहा है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट का। और इन्होंने कंसर्न जताए कि एक सोसाइटी में एक प्रेफरेंस है मेल चिल्ड्रन को लेके और इसकी वजह से सेक्स सेलेक्टिव जो मेजर्स हैं ये काफी इनका प्रैक्टिस जो है वो बढ़ा है। एक पेट्रियार्कल एटीट्यूड है जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनको जो है वो मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट को जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो इन्फोर्स करना होगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा इन्होंने इनका बेंच था और इन्होंने एक प्ली था इसको जो है वो डिसमिस किया। इसमें एक डॉक्टर ने चैलेंज किया था एक ऑर्डर को और ये था कॉग्निजेंस ऑफ एलेज्ड ऑफेंसेस, मतलब इस डॉक्टर पे ये ऑफेंस इस पे चार्ज है कि इसने जो है सेक्शन 23 है बीसीपीएनडीटी एक्ट का, उसके जो है वो अगेंस्ट वर्क किया है। और कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके तहत जो है वो इंकरेज किया जा रहा है कि किसी भी तरह से गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। बट इसके बावजूद जो है वो काफी सारे चैलेंजेस हैं और डिफरेंट स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है वो सेक्स के बेसिस पे जो है वो बच्चे को मार दिया जाता है और इसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ ये नेशनल एवरेज से काफी कम है।
और इसमें इन्होंने डेटा का भी जो है वो रेफरेंस दिया कि जो अगर हम देखें तो जो सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये डिक्लाइन किया है। 945 था 91 में, फिर 927 हुआ 2001 में, फिर 11 में ये 919 रहा। तो काफी ये ग्रेव सिचुएशन है और जेंडर इम्बैलेंस जो है वो काफी है। तो इसको देखते हुए इस एक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये अभी इन्होंने अपने ऑर्डर में क्लियर किया है। तो पीसीपीएनडीटी या प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ये इनेक्ट हुआ था सबसे पहले 1994 में, इफेक्ट में आया 1996 में। ये प्रोहिबिट करता है सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, रेगुलेट करता है कि ऐसी जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है उनको, और एक लीगल पूरा सेफ गार्ड बनाया गया है। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सन को लेके प्रेफरेंस ज्यादा रहता है, और इसी वजह से जो गर्ल्स का नंबर है वो रैपिडली जो है वो डिक्लाइन किया है। और इसके पहले की जो इनके ऑर्डर्स आए हैं इसमें भी इन्होंने काफी सारे स्टेट्स को कहा, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पे इस तरह का देखने को मिला है कि काफी जो है वो रेशियो में जो है वो कमी है। तो इन यहाँ पे और भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करने को पहले भी जो है वो कोर्ट के द्वारा कहा जा चुका है। तो ये सारे इसके जैसे एक्ट है या फिर जो जजमेंट है, ये सब एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। कि अभी वेस्ट एशिया में काफी एस्केलेशन देखने को मिला। पहले ईरान ने क्लेम किया कि यूएस ने कई सारे जो है वो उन पे अटैक किए हैं, तो इसके बाद ईरान ने उन पे अटैक करना स्टार्ट किया। उनके जो बेसिस हैं, डिफरेंट मिलिट्री बेसिस है डिफरेंट कंट्रीज में, तो सिचुएशन भी काफी टेंस हो गई है। फिर कल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि और इंटेंस किया जाएगा अटैक्स। आज फिर उन्होंने कहा है कि अभी बातचीत हो रही है, तो मतलब एक तरफ बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन काफी जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो हुए हैं वहां पे। और एक कमर्शियल टैंकर है एमटी जलबीर, इसमें जो है वो फायर लग गया, और इसमें इंडियन क्रू मेंबर्स थे 20 के लगभग। ठीक है, तो अभी इसमें काफी जो है वो थर्ड ये इंसिडेंट हुआ है, मतलब विद इन 3 आवर्स, और डेडलीस्ट जिसको इंसिडेंट माना जा रहा है। इसके पहले अभी 3 इंडियन सोल्जर्स की जो है वो डेथ हुई है। ये पलाऊ फ्लैग टैंकर था एम टी सेटी बेलो। तो यहाँ पे जो है ये यूएस की फोर्सेस ने इसको स्ट्रक किया, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुआ है। यू इंडिया ने भी है अपनी तरफ से जो है वो जताया है एक वो कि भाई हमारे सिटीजन्स की चूंकि डेथ हुई है। ठीक है, तो काफी टेंशन जो है यहाँ पे बढ़ गया है। और गवर्नमेंट भी अभी पूरा उसमें है कि कैसे जो है वो इंडियन जो मेंबर्स हैं इनको जो है वो लेके आया जा सके। तो देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो क्या चीजें होती है। फिर जापान ने अपना एक रिएक्टर है इसको रीस्टार्ट किया है, ये है काशिवाजाकी करीबा न्यूक्लियर प्लांट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और चूंकि वहां पे अभी ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो काफी बढ़ गई है। तो इसको देखते हुए इसको रीस्टार्ट किया गया है। ये न्यूक्लियर प्लांट जो है वो निगाटा प्रेफेक्चर में है। और ठीक है, ये मतलब जापान में कई सारे जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, तो इनमें ये जो है वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पे है। और वहां पे फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था 2011 में, एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, उसके बाद सुनामी आई थी। उसकी वजह से जो है वो जो रिएक्टर्स हैं वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारे स्ट्रिक्ट जो है वो रूल्स हैं। और तो अभी ये फिलहाल बंद था, लेकिन अब इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, तो ग्लोबली इसकी वजह से ऑयल वगैरह का प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हुए इसको रीस्टार्ट किया गया है। फिर अभी फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस 295 एयरक्राफ्ट, इसका टेस्ट फ्लाइट किया गया है गुजरात के वडोदरा में। और ये एक माइलस्टोन माना जा रहा है, इससे इंडिया का जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ये बढ़ रहा है। ठीक है, और एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, और इसमें जो है ये इनको प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है। एयरबस C295 ये एक वर्सेटाइल टैक्टिकल एयर लिफ्टर है, जिसको एयर फोर्सेस जो है वर्ल्ड वाइड यूज करेंगे अपने ट्रूप्स के लिए, कार्गो के ट्रांसपोर्ट के लिए, डिलीवरी के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए। और इंडिया ने पार्टनरशिप किया है एयरबस के साथ, इनका एक डेडिकेटेड फाइनल असेंबली लाइन ये गुजरात के वडोदरा में बना है। और ये जो है वो इन लोगों के बीच में 21,935 करोड़ रुपए का डील हुआ था 2021 में।
ठीक है। और अब इसमें जो है ये 56C295 एयरक्राफ्ट के जो है प्रोक्योरमेंट की बात हुई थी। इसमें 16 जो थी इनको डायरेक्टली एयरबस का सिवेल प्लांट है स्पेन में, वहां से ले आया गया। बाकी 40 का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम जो है वो इनके साथ मिलके जो है बना है। अभी इसका जो है वो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। फिर अभी वर्ल्ड बैंक इन्होंने जो है वो मार्जिनली रेज किया है अपना ग्रोथ आउटलुक इंडिया के लिए, 6.6% किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। पहले इसको 6.5 रखा था। और इनका भी जून का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये आई है, जैसे कभी कभी रिपोर्ट का नाम देता है, पूछता है कि कौन सी एजेंसी इसको निकालती है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जो है ये रिलीज करता है। तो इसमें जो फिगर है इसको बढ़ाया गया है। और इसमें कहा गया है कि काफी कॉन्फ्लिक्ट है, बट इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से एक पूरा ये सपोर्ट जो है वो रहेगा। इसमें उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन इन रूरल एरियाज में काफी स्ट्रांग है, अर्बन डिमांड भी है। टैक्स का कलेक्शन जो है वो बढ़ा है। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो प्राइस है ये बढ़ रहा है, तो इसको मिटिगेट करने के लिए काफी सारे जो है वो जो चेंजेस जो है वो किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं सेवरल पॉलिसीज, तो उनका भी इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कॉशियस किया है कि मतलब अलर्ट रहना है, क्योंकि ग्लोबल अगर हम देखें तो हाई एनर्जी प्राइसेस हैं, और इसकी वजह से जो है वो और प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो जीएसटी में जो रेट्स है उसमें जो है वो कम किया गया है, तो इसकी वजह से भी जो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो बढ़ा है। इसमें आगे चल के जो है वो चीजें और पॉजिटिव हो सकती हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो रेवेन्यूज हैं वो कम हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ये जो है ये इसको बैलेंस आउट जो है ये हो जाए। इसके अलावा इन्होंने ग्लोबल जो ग्रोथ है इसको कहा है कि अ, जो फोरकास्ट है 2026 के लिए इसको 2.9% था, तो उससे कम किया है 0.1%। और मतलब ये काफी कम ग्रोथ रेट है, तो अगर ग्लोबली देखा जाए तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो ग्रोथ है उसमें कमी आएगी। और कोविड-19 के बाद से जो है वो इस साल जो है वो लोवेस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। फिर इंडिया और नेपाल के बीच में यूपीआई एनपीआई क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस लिंक ये जो है वो हुआ है, और इसको लॉन्च किया गया है ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर किया जा सके। तो यूपीआई इंडिया का प्लेटफॉर्म है और नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ये नेपाल का प्लेटफॉर्म है। तो अब इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से जो भी सिटीजन्स हैं जो आते जाते हैं कंट्रीज में, और इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर पाएंगे अपने मोबाइल बैंक्स के थ्रू, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू। तो ये एक मेजर एडवांसमेंट माना जा रहा है दोनों कंट्रीज के का जो इकोनॉमिक और डिजिटल टाइज है इसमें, और ये बेहतर हुआ है माना जा रहा है। इससे जो मर्चेंट्स हैं, लोकल जो मर्चेंट्स हैं उनको बेनिफिट रहेगा, और कैश मैनेज उनको करना इजी हो जाएगा, कॉस्ट में कमी आएगी, फिजिकल कैश हैंडलिंग जो है वो उसमें कमी आएगी, रियल टाइम ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होगा। वो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज में जो है वो इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यूपीआई एनपीआई लिंकेज की बात करें तो ये इंडिया का एक ब्रॉडर पुश है, जिसके तहत डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो और बेहतर किया जा रहा है। और इसी तरीके का हमने जो है वो सिंगापुर के साथ भी इंटीग्रेशन किया है। सिंगापुर के साथ पे नाउ है, यूएई का है रुपे, और भूटान है। ठीक है, तो माना जा रहा है कि इससे जो टूरिस्ट हैं, जो बिजनेस पर्सन है, उनको काफी ये बेनिफिशियल रहेगा। फिर पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में निकला था, ये लॉन्च हुआ था 2023 में। और इसका एम है एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रेडिशनल कला जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट पर्सन हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टूल किट प्रोवाइड करने के लिए लोन देना, मार्केट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है। और इसमें 3 मेन पिलर्स हैं, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। और ये उसके थ्रू जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। समृद्धि प्लेटफॉर्म के तहत ये जो एमएसएमई है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव,
दिव्यांगजन के लिए या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, विश्वकर्मा हैं जो, ठीक है, और इसके ये माना जा रहा है कि इनके जो है वो रिटेल आउटलेट्स बनाए जाएंगे डेडिकेटेड, ताकि आगे इनके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहे, इनका जो लाइवलीहुड है वो और बेहतर हो सके। और इसमें जो है वो जो दिव्यांग जन विश्वकर्मा आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, इनको और प्रॉस्पेरस बढ़ाने बनाने के लिए जो है वो इनको भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि उनको भी जो है वो उनके लिए भी ये जो है वो बेहतर रहेगा। और वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है इंडियन रेलवेज का, जो कि 2022 में स्टार्ट हुआ। इसके तहत जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है और जो लोकल जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, इनको रेलवे स्टेशन पे जो है वो सेल किया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है। और एक पूरा इनिशिएटिव है कि एक सभी के लिए एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जो है वो डेवलप करना। इस स्कीम के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में कि कब लॉन्च हुआ, ये सब जो है वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन्होंने एक सक्सेसफुल रोड शो किया है ऑन कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, हैदराबाद में हुआ ये। और इसमें जो कोल मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस है, जो एनर्जी नीड्स है इनमें काफी जो है वो ग्रो कर रही है। और इसमें बताया कि करंट में अभी जो कंट्री है इसका करीब 400 बिलियन टन्स का कोल रिजर्व है, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ पर सफिशिएंट जो है वो कोल की अवेलेबिलिटी है फॉर सेवरल डिकेड्स। और इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है कोल का। और इसका 70% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। तो बहुत सारे लोग हैं इनका जो लाइवलीहुड है वो कोल पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो इन्होंने कहा कि हमें एक स्मार्टर यूटिलाइजेशन जो है वो इसके लिए डेवलप करना होगा, और इसी में जो कोल गैसिफिकेशन है वो एक बेहतर एक पाथवे प्रोवाइड करता है। और कोल गैसिफिकेशन ये एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल कोल कंबशन जो होता है उसके कंपैरिजन में। इसमें जो है वो सिंक गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। और इसको इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, साथ ही साथ सिंथेटिक फ्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज जो है वो किया जाता है। और अभी अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल किया है, जिसके तहत 46,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है, न्यू एनर्जी जो है वो इससे जो है वो बनाया जाएगा, एक नए तरीके का मोमेंटम आएगा। और इसी इसके तहत जो गवर्नमेंट है ये गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को जो है ये लार्ज स्केल पे प्रमोट करेगी। ठीक है, तो कोल गैसिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे सिन गैस की बात करी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं ये भी जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर अभी ये जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसने वर्ल्ड वॉर टू का जो ड्यूरेशन है उसको सरपास कर दिया है। और अगर हम बात करें तो जो करंट डेट है, यूक्रेन वॉर लगभग 1569 डेज तक जो है वो चल चुका है अभी, मतलब 4 इयर्स 3 मंथ से ज्यादा का है। और वर्ल्ड वॉर जो वन है ये 1561 डेज चला था। इसमें मेजर जो इकोनॉमी यूरोपियन पावर्स थी ये इन्वॉल्व हुई थी। इसमें करीब 20 मिलियन से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। यूक्रेन वॉर की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ है फरवरी 2022 को। इसमें काफी जो है वो अलग तरीके से जो है वो वॉर देखने को मिल रहा है, ड्रोन स्ट्राइक्स काफी हुई हैं। ठीक है, और काफी अभी भी ये जो है ये चली जो है वो चल ही रहा है। तो इसको भी मतलब बातचीत हो रही कि कैसे रोका जाए, लेकिन कोई भी कंट्री अभी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कभी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजोल्यूशन जो है वो नहीं हो पा रहा है इसमें। और अभी देखो फिर इसमें क्या चीजें जो है वो होती हैं। तो अभी ये और लंबा जो है वो चलेगा। इसके अलावा वेस्ट एशिया क्राइसिस चल ही रही है, देखना होगा कि पहले क्या इसमें जो है वो बातचीत होती है, कॉन्फ्लिक्ट रुक पाता है या नहीं रुक पाता है। फिर 2026 फीफा वर्ल्ड कप ये स्टार्ट हुआ। ये मेक्सिको के एस्टाडियो एस्टिका सिटी में यहाँ पे ओपनिंग मैच हुआ। और इसमें जो मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को फेस किया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे रात के 12:30 पे जो है वो स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम होगा, 3 नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों कंबाइंड रूप से जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड कप होगा।
और काफी टीम्स का नंबर जो है वो बढ़ गया है। 48 टीम्स इस बार जो है वो खेल रही हैं। 104 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। इसमें 72 जो है ये ग्रुप स्टेज और 32 जो है वो नॉकआउट राउंड्स जो है वो होंगे। 12 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 4 टीम ईच रहेंगी इसमें। टॉप 2 टीम जो है वो हर ग्रुप में से along with 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स, ये जो है वो सेकेंड एडवांस राउंड में जाएंगी। और उसके बाद जो है वो नॉकआउट स्टेज जो है वो शुरू होगा। जो फाइनल है वर्ल्ड कप का, ये 19 जुलाई 2026 को होगा और माना जा रहा है कि काफी चैलेंजिंग रहेगा। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो अभी तक ओनली 8 नेशंस हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। इसमें ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और यूरुग्वे है। नीदरलैंड जो है वो काफी अनफॉर्चुनेट रहा है, ये 3 बार फाइनल्स तक पहुंचे हैं बट कभी इन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है, का जो मैस्कॉट है, जो फुटबॉल का नेम है, टीम्स का है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो है वो 14 जून से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के विजिट पे रहेंगे। यहाँ पे ये 52nd G7 समिट होगा एवियन फ्रांस में, वहां पे ये इसको अटेंड करेंगे 15 to 17। इसके अलावा ये नाइस, पेरिस यहाँ पे जाएंगे। और लास्ट में जो है ये स्लोवाकिया जाएंगे। और पहली बार होगा जब से कि स्लोवाकिया का इंडिपेंडेंस हुआ है 1993 में कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट करेगा। और G7 में एज अ पार्टनर कंट्री जो है वो इंडिया ये पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इंडिया का 13 पार्टिसिपेशन है G7 समिट में। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये 7th कॉन्सिक्यूटिव अटेंडेंस जो है ये रहेगा, 7 टाइम ये G7 की समिट को जो है वो अटेंड करेंगे। ठीक है। और इसमें ये फ्रांस के अपनी जब यात्रा पे रहेंगे तो ये भारत इनोवेट्स इसका भी इनॉग्रेशन करेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ मिलके। इसके अलावा वाइवा टेक समिट एड्रेस करेंगे और भी काफी सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह में ये पार्टिसिपेट करेंगे। फिर स्लोवाकिया ये आएंगे 15 जून को। और वहां पे वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सबसे जो है इनका बातचीत होगा। और G7 ये ओरिजिनली बना था 1975 में एज G6 के तौर पे बना था। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके था। और यूएस और यूरोपियन यूनियन भी था। फिर इंडिया रेगुलरली विजिट कर रहा है 2003 से। और इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो उसके चलते इनको इनवाइट जो है वो किया जाता है। फ्रांस को 2026 का G7 का जो है वो चेयरशिप मिला हुआ है, तो यहाँ पे इसमें डिजिटल गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी पे पूरा फोकस रहेगा। फिर कंट्रीज बातचीत करेंगी कि कैसे क्या और चीजें जो है वो होती हैं। फिर अभी जैसे मैंने बताया कि वेस्ट एशिया क्राइसिस काफी जो है वो बढ़ा है। तो यूएस ने जो है वो कॉन्सिक्यूटिव नाइट स्ट्राइक जो है वो शुरू किया है ईरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट। और इसके अलावा ईरान ने भी जो है वो शुरू किया है। ईरान ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको जो है वो अभी फिलहाल के लिए हम क्लोज कर रहे हैं। और काफी सारे एक्सप्लोजन हुए हैं। यहाँ के किश्म आइलैंड है, बंदर अब्बास है वहां पे। इसके अलावा ईरान ने रिस्पांस में जो है वो बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन सब जगहों पे जो है वो अटैक किया है। जॉर्डन में मुवाफाक सल्ती एयरबेस है, यहाँ पे जो है वो डैमेज हुआ है मिलिट्री फैसिलिटीज पे। और यूएस ने रिजेक्ट किया है कि नहीं, हमारे जो भी बेसिस हैं वो सब सुरक्षित हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं दोनों ही कंट्रीज की तरफ से। लेकिन जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है इस पे इसका काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइसेस जो है वो माना जा रहा है कि फिर से बढ़ेंगी। ग्लोबल डिस्रप्शन जो है वो और हो सकता है। और अभी जो गवर्नमेंट है वेस्ट एशिया में वो अपने जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स, उनको कह रहे हैं कि भैया आप घर में रहो, बहुत रैपिड मतलब मूवमेंट ज्यादा ना करो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो मिसाइल्स, ड्रोन्स का अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। जो सिटीजन्स हैं उनको इंडोर रहने की सलाह जो है वो दिया गया है। इसके अलावा इसराइल और लेबनान का भी जो है वो है चल रहा है वॉर। और इसराइल ने काफी स्ट्राइक्स बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे बेका वैली है
बाल्बिक, यहाँ पे जो है वो काफी सारे स्ट्राइक किए, तो यहाँ पे भी जो सिचुएशन है ये काफी टेंस बनी हुई है। देखना होगा कि इसमें फर्दर और क्या चीजें होती हैं। फिलहाल जो कंडीशन है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। फिर अभी यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने अनाउंस किया है कि बेमोट्राइजिनॉल इसको इनलिस्ट किया है एज अ परमिटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर ओवर द काउंटर सनस्क्रीन के लिए। ठीक है, और ये पहला मतलब ये पहला न्यू यूवी फिल्टर है जिसका जो है वो क्लियरेंस मिला है, इसको सनस्क्रीन में यूज जो है वो किया जा सकेगा। वे बी मोट्रिजिनॉल ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी फिल्टर है जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज के अगेंस्ट। और अब चूंकि इसको अप्रूवल मिल गया है तो इसके बाद से इसका जो यूजेस है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन भी जो है वो और बढ़ेगा। माना जा रहा है कि इससे एक इफेक्टिव सन प्रोटेक्शन जो है वो रहेगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स में आज कुछ खास नहीं था, वही फुटबॉल का स्टार्ट हुआ है, करंट रहेगा न्यूज़। यही था आज का सारा करंट अफेयर्स। आप चैनल को हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, से चैनल पे जुड़िए, हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप हमसे कनेक्ट होंगे।